गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है बीएड और डीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 में है, यूनिट 2 में। और साथ के साथ ये जो टॉपिक है ये सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? कोई भी दो इंसान X, Y, Z, चाहे वो रियल ब्रदर सिस्टर हैं, दो ब्रदर हैं, दो सिस्टर हैं, या उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो ट्विंस जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी उनमें आपको कोई ना कोई जो है स्लाइटली सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंस है यानी कि X का Y के साथ या Z के साथ, कोई भी 2, 3, 5, 10 कितने भी लोग हैं, यानी कि X Y से अलग है, Y Z से अलग है, Z X से अलग है, वो रियल ब्रदर सिस्टर हैं, जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, तो आपको उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। उनकी हाइट में हो सकता है, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन में हो सकता है, उनके बाकी बॉडी फीचर्स में हो सकता है, उनकी इंटेलिजेंसी में हो सकता है, उनके सोशल बिहेवियर में हो सकता है, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट में हो सकता है। किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, ठीक है। कोई ना कोई डिफरेंस इमोशंस में भी हो सकता है। जरा सा भी डिफरेंस है X और Y में, Y या Z में, यानी कि किन्हीं भी दो लोगों में जो डिफरेंस पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य हुआ? दो या दो से अधिक व्यक्तियों में पाए जाने वाला अंतर, द डिफरेंस फाउंड बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल्स इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, आगे इसका मीनिंग हम फिर से थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया आपको, कि कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफर फ्रॉम ईच अदर, वन अनदर। दूसरे व्यक्ति से हम किसी न किसी मामले में जो है भिन्न हैं। और ये जो डिफरेंस है हमारे अंदर, जो ये चेंजेस हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो फिजिकली हैं, जैसे हाइट, वेट, कलर में, हमारी स्ट्रेंथ में, या हमारे इंटरेस्ट में, या हमारी इंटेलिजेंसी में, किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है उसको हमने नाम दिया है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, आगे डेफिनेशंस आपके पास बहुत सारे बुक्स में मिली जाएंगी, डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें जो देखना है वो है नेचर, स्कोप और बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। किस आधार पे कोई भी दो व्यक्ति, दो बच्चे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, उसका क्या बेस है, क्या नेचर है उनके बीच जो डिफरेंस है, उसकी क्या प्रकृति है, ये आपके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर देगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेरा बेस है, जो हमारा आधार है, जो प्रकृति है, नेचर है इंडिविजुअल डिफरेंस की, वो है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंस में हाइट, वेट, आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी की शेप और साइज, कलर कॉम्प्लेक्शन, किसी का कद कम है, किसी का ज़्यादा है, ठीक है। वेट, आपका जो भार है बॉडी का वो कम या ज़्यादा है, ताकत कम ज़्यादा हो सकती है हमारे बीच में। बॉडी का आकार सबका अलग अलग, कोई बिल्कुल एक एथलीट की तरह दिखता है, कोई थुलथुल मोटा है,
ठीक है, कोई बिल्कुल दुबला पतला सूखा सा दिखता है, यानी कि टॉल है, थिन है, फैटी है, ये हमारी जो बॉडी की शेप है वो एक दूसरे से हमें अलग करती है। और ये हमारा फर्स्ट बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ऊपरी तौर पे उसके आउटर लुक को देखते ही बता देते हैं कि एक्स वाई से अलग है, या बड़ा भाई या छोटा भाई, या उन दोनों में जो डिफरेंस है, दो दोस्तों में, दो लड़कों में, दो लड़कियों में, वो ऊपरी तौर पे हम फिजिकली देखते ही बता देते हैं, उनकी हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, शेप आदि को देख करके। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन मेंटल एबिलिटीज। हमारी मानसिक योग्यताओं में, जो हमारी मानसिक क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देती हैं। बेशक आप एक ही माता पिता की संतान हैं, आपके पेरेंट्स सेम हैं, ठीक है, तो भी आपके इंटेलिजेंसी लेवल में, बुद्धि में एक बहुत, अगर आपके फैमिली में 2-3 भाई बहन हैं, ठीक है, आप देखेंगे एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक एवरेज हो सकता है, कम हो सकता है, तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं। तो आपकी इंटेलिजेंसी, आपका आईक्यू लेवल, आपकी बुद्धि लब्धि, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये एक एग्जाम्पल है आपकी मेंटल एबिलिटीज में डिफरेंस का। दूसरा, हमारी थिंकिंग, आप इस थिंकिंग को जर्नली जो स्टडी करते हो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में करते हो। नकारात्मक चिंतन, सकारात्मक, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट इसको हम कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट या सोशल इंटेलिजेंसी, कोई सामाजिक ज़्यादा है, किसी के पास मूर्त चिंतन ज़्यादा है, किसी के पास अमूर्त चिंतन ज़्यादा है, किसी की थिंकिंग ऐसी लगती है कि ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, ये आप डॉक्टर बनेगा, ये फिलोसफर बनेगा। तो हमारी इंटेलिजेंसी पे, हमारी थिंकिंग पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमारी मानसिक योग्यताएं, चाहे हमारी आईक्यू लेवल है, थिंकिंग है, या आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, तर्क वितर्क करने की क्षमता है, ये सारे के सारे बिंदु आपके मानसिक योग्यताओं में, यानी कि मेंटल एबिलिटीज के इस बेस में आ जाएंगे। दूसरा आधार था हमारा ये। तीसरा है डिफरेंस इन इमोशंस। जो इमोशंस हैं हमारे, इमोशंस क्या है, जेलसी फील करना, हंसना, रोना, घबरा जाना, ये सारे हमारे क्या हैं, इमोशंस हैं। और बहुत जरूर अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आ रहे हैं बोर्ड की क्लासेस के, आपने देखा होगा कि स्कोर 98% आ रहे हैं, 95, 90, किसी का 48 भी आ रहा है। तो वो उसके इमोशंस पे डिपेंड करता है। कोई 98% ला करके भी दुखी नज़र आ रहा है, कोई 80 से सेटिस्फाइड है, कोई पास होके भी बल्ले बल्ले कर रहा है। तो सबका अपना अपना इमोशंस का जो है लेवल होता है। खुश होने का भी, हैप्पीनेस शो करने का भी अपना एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस, जेलसी, वो फर्स्ट क्यों आ गया, ये सेकंड क्यों आया, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गया, कुछ भी जो भी आपके इमोशंस हैं उनमें क्या है, डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ही आपका नंबर 3 पे है, बेस का काम कर रहा है या नेचर का काम कर रहा है कि हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल वेरिएशन, सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताएं। हम इंडिया की बात करें, बहुत सारे आपको क्लाइमेटिकल या ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे भौगोलिक तौर पे। नॉर्थ इंडिया में ले लीजिए, अगर हम जम्मू हिमाचल की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। नीचे की तरफ हरियाणा पंजाब में जाते हैं, यूपी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैदानी इलाके हैं, सर्दी भी है, गर्मी भी है, ठीक है। हम साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ को आपको समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी, अजीब सी उमस मिलेगी आपको वहाँ पे, ठीक है। तो हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का अपना क्लाइमेट है। उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, हमारा खान पान है, हमारी हैबिट्स हैं, ये सब चेंजेस आते हैं इनमें, ठीक है ना। हम अगर ठंड के जगह पे रहते हैं, हिमाचल में, जम्मू में, कश्मीर में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में कहीं रहते हैं, तो हमें वूलन क्लॉथ्स डालने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फैशन हो गया। हम साउथ में हैं तो हमें लुंगी टाइप के लूज जो हैं कपड़े डालने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है
हम दिखने में अलग हो गए, और उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारे कस्टम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, रीति रिवाज हैं, ये सब उनमें चेंजेस आता है। हर एक नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, बिहार में अलग, आपका राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग फेस्टिवल्स हैं। तो इन सब की जो ये वेरिएशन है, उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, आपका भौगोलिक विभिन्नता, हमारी जो ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं, और उसी के हिसाब से हमारी जो कल्चर है वो भी चेंजेस उसमें आते रहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। रुचि और दृष्टिकोण में, एटीट्यूड मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का नजरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मैं किसी भी टारगेट को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, मैं कहूँगा आई कैन डू इट, मैं ऐसा हासिल कर लूँगा, मैं CTET का एग्ज़ाम पास कर लूँगा, मैं B.Ed में 90% लेके आऊँगा, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और पहले से ही हथियार डाल रखे हैं मैंने, नेगेटिव है मेरा एटीट्यूड, अरे मेरे बस का नहीं है, कहाँ 90% आएंगे, CTET तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, और यही एटीट्यूड हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। दृष्टिकोण, एटीट्यूड, द वे वी थिंक, द वे वी बिहेव, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा व्यवहार भी हो जाएगा फिर। ठीक है। इंटरेस्ट, रुचियाँ, लाइक डिसलाइक, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, सबका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से हम एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। और यही है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस का बेस नंबर 5। नेक्स्ट, डिफरेंस इन मोटर एबिलिटीज। हमारी जो गत्यात्मक योग्यताएं हैं, मोटर एबिलिटीज, मोटर ऑर्गन कौन से हमारे, लाइक हैंड्स, फीट, माउथ, तो ये जो हमारे अंग हैं, हाथ पैरों से जो हम कार्य करते हैं, इनकी क्षमता भी हर एक इंसान में अलग अलग है। स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे अभी हम, तो मोटर एबिलिटीज, किसी में हाथों की कला है, कोई वॉलीबॉल अच्छी खेलता है, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी को पैरों से फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है, किसी को टीटी पे बहुत अच्छा कंट्रोल है उसका अपना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी मोटर एबिलिटीज़ भी, हमारी जो योग्यताएं हैं, क्षमता है हाथ पैरों से काम करने की, ये भी हमें एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं। नेक्स्ट, मेन हमने 6 ले ली। अब कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे जेंडर, जो हमारा लिंग है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं अभी। इस जेंडर के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल, सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल डिफरेंस एकदम से पता चलता है, ये लड़का है, ये लड़की है। मेल की, लड़के की अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने फीचर्स हैं, अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, फीमेल की अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो जेंडर भी एक सबसे बड़ा बेस है, नेचर है किन्हीं भी दो इंसानों में डिफरेंस के लिए। एक्स वाई से अलग है, ये लड़का है, ये लड़की है, यानी कि जेंडर के आधार पे हम उनको अलग कर रहे हैं। अगला हो सकता है आपका उपलब्धि। एक बच्चा जो है हाई अचीवमेंट रखता है, यानी कि वो 90% से ऊपर या अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, एक की लो अचीवमेंट है, फेल हो रहा है या बड़ी मुश्किल से पास हो पा रहा है। तो अचीवमेंट में क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद चरित्र, कैरेक्टर, इसको हम यहाँ पे गुड बैड भी कह सकते हैं, और इसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराता, ठीक है। हम अपना जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, हमारी आशावादी जो स्वभाव है, वो कठिन परिस्थितियों में भी, जब कंडीशंस हमारे अपोजिट हैं, तो भी हम अपना पेशेंस, हमारा स्ट्रगल, हमारा हार्डवर्क नहीं छोड़ते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं हम। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है वो, और एक वीक कैरेक्टर, ये भी एक डिफरेंस का आधार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिस देखे, हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की जो नेचर थी वो देखी।
तो उसमें से कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि एक्स वाई से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, और अलग होने की जो वजह है, जो उसका बेस है, आधार है, जो नेचर है, वो बहुत टाइप की हो सकती हैं, लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, या आपके इंटरेस्ट, या आपकी जो एटीट्यूड है, या आपकी मोटर एबिलिटीज हैं, हाथ पैरों से काम करने की क्षमताएं हैं। तो किसी भी आधार पे जो है हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। आपने यहाँ पे 6-7 पॉइंट देख लिए हैं। जो फर्स्ट था वो क्या था, फिजिकली डिफरेंसेस। दूसरा था आपका मेंटल एबिलिटीज का, मानसिक योग्यताएं, जिसमें इंटेलिजेंसी वगैरह आ गई। फिर आपके इमोशंस, संवेग, हंसना, रोना। बहुत कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, जरा सी बात पे रोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जो एक कल्चर और जोग्राफिकल कंडीशन है, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारा जो जलवायु है या हमारी संस्कृति है, कस्टम है, वो एक आधार हो सकता है। और हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचियां, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एटीट्यूड, साथ के साथ मोटर एबिलिटीज, जेंडर के आधार पे अचीवमेंट, हमारी उपलब्धियां कम ज़्यादा, या हमारा चरित्र जो है, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या है, बेस का काम कर रही हैं। अब चलते हैं टाइप्स की ओर। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे या इधर उधर। मैक्सिमम बुक्स में, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारी जो आजकल बीएड वगैरह के लिए एग्ज़ाम नोट्स चल रहे होते हैं, धड़ल्ले से बिक रहे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जो टाइप्स है, उसमें टाइप्स में क्या लिखा मिलेगा, फिजिकल टाइप, मेंटल टाइप, इमोशनल टाइप। वो टाइप नहीं है, वो एक बेस है, उसकी नेचर है डिफरेंस की। एक्चुअल में टाइप 2 ही हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जो 2 टाइप हैं वो क्या हैं, फर्स्ट है आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है, देखिए, जब एक्स व्यक्ति, एक्स पर्सन की कंपैरिजन वाई पर्सन से होती है, मैं अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहा हूं कि भाई हमारी हाइट कैसी है, हमारा आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी कैसा है, या मेरी अचीवमेंट, मेरे मैथ्स में 90 आए हैं तो उसके कितने आए हैं, मैं हिंदी में 70 ले पाया, सामने वाले ने कितने लिए हैं। तो जब मैं अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहा हूं, यानी कि when x is compared with y, when a person is compared with another person, और जो डिफरेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं, उस डिफरेंसेस को नाम दिया जाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पहला जो मैंने टाइप बताया है वो क्या बताया है, इंटर। इंटर का मतलब है x की y से तुलना हो रही है, आपकी किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे फ्रेंड से, दूसरे भाई से, दूसरी बहन से मेरी तुलना किसी और से हो रही है, तो उसे हम जो कहेंगे वो कहेंगे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लियर। दूसरा है फिर आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। जब x की तुलना x से हो रही है, अपनी तुलना में अपने साथ ही कर रहा हूं कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि मैं मैथ्स में तो अच्छा हूं बट हिंदी में अच्छा नहीं हूं। ठीक है, मेरी जो सोशल साइंसेज है वो अच्छी हैं बट साइंस अच्छी नहीं है। मैं वॉलीबॉल अच्छा खेल लेता हूं बट मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो मैं अपने ही गुणों में विभिन्नताएं देख रहा हूं। उस डिफरेंस को क्या कहेंगे, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। द डिफरेंसेस विद इन आवर सेल्फ,
हमारे अंदर ही हमारे गुणों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। क्लियर? तो यहां पर जो डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके दो टाइप हैं। पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जब x की तुलना y से, एक व्यक्ति की कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से की जा रही है, when one person is compared with another, और हमें जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं उसकी IQ लेवल में या उनके लुक में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कोई भी एस्पेक्ट लेकर के जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल, जब हम x के क्वालिटीज x से ही, यानी कि खुद की तुलना खुद से ही कर रहे हैं, मैं अपने ही क्वालिटीज में, अपने ही गुणों में डिफरेंस ढूंढ रहा हूं, तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लियर? तो ये आपका है टाइप, यहां पे व्यक्तिगत विभिन्नता दो टाइप की, इंट्रा और इंटर। और एग्जांपल दे देता हूं इसके आपको। जब क्लास के ही बच्चों में कंपटीशन चल रहा है आपस में, तो उसे कहेंगे इंट्रा क्लास कंपटीशन। या एक ही स्कूल के, एक ही कॉलेज के बहुत सारे क्लासेस में कंपटीशन चल रहा है, तो उसे कहेंगे इंट्रा कॉलेज, यानी कि विद इन कॉलेज। क्लियर? जब हमारा कॉलेज या हमारा स्कूल दूसरे स्कूल कॉलेज से compete कर रहा है, तो उसे कहेंगे इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल कंपटीशन। वही चीज है यहाँ पे। ठीक है? तो ये है डिफरेंस, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दो टाइप का था ये। अब है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। और कोई लंबे चौड़े रीजन नहीं है यहाँ पे, कोई कॉजेज, ये वही कॉजेज हैं जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जो हमारी पहले एक वीडियो आई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था, ये ऑलमोस्ट सेम वही टॉपिक है कि एक्स वाई से अलग है, एक्स वाई से अलग है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो होता है आपकी हेरिडिटी, आपकी जीन, जो आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है। हम एक दूसरे से अलग हैं, उसके लिए मेन जो रीजन है वो हमारी हेरिडिटी, यानी हमारा वंशानुक्रम। माता पिता से जो गुण हमारे अंदर अर्जित हुए हैं, सभी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं हैं, उनके बच्चे एक जैसे नहीं हैं, और एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कितना हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कितने गुण हमारी अपर जनरेशन से हमारे अंदर आए हैं, चेंजेस के साथ आए हैं, वो चेंजेस ऊपर की तरफ हैं या डाउनफॉल है, ये सब आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी कि मेन जो रीज़न है, कॉजेज है, वो यही होता है। खास करके आपके फिजिकल डिफरेंसेस और जो इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, शारीरिक और जो मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता पाई जाती है, उसका सबसे मेन रीज़न आपका क्या है? हेरिडिटी है। दूसरा है इन्वायरमेंट, वातावरण। अब ये वातावरण बहुत तरीके का हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं फैमिली इन्वायरमेंट, ज्वाइंट फैमिली और आपकी सिंगल फैमिली, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, दोनों का माहौल अलग होता है। बच्चे की परवरिश जो होती है वो जिस माहौल में हुई है उसका उन दोनों में, तीनों में या बहुत सारे बच्चों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट होता है। हमने एक है ना एग्जाम्पल देखे हैं बहुत सारे। एक रियलिटी है 1970s के अराउंड, एक इंसान के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था और वो इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में पला, तो उसकी कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई। उसने जो सीखा लैंग्वेज वो भेड़ियों की तरह हू करना ही सीखा। वो चार पैरों पर चलना सीखता है। जब उसको इंसानों के बीच में लाया जाता है तो कुछ टाइम बाद उसने दम भी तोड़ दिया था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपने बहुत सारी
सीरियल्स, कॉमिक्स या मूवीज़ देखी हैं, लाइक टार्जन, मोगली तो बहुत फेमस है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट है आपका, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो फैमिली का है, फैमिली में आप एक्सेस केयर करते हैं बच्चे की। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 2 बच्चों में, एक बच्चे को आप अरे मेरा बेटा कुछ भी नहीं करने देना, इसको चोट लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, एक्सेस केयर देते हैं, ठीक है। दूसरे को आप रफ एंड टफ छोड़ रहे हैं, गिरेगा, पड़ेगा, संभलेगा, सीखेगा, तो वो क्या है, उनमें डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो फैमिली इन्वायरमेंट के पॉवर्टी, गरीबी, माता पिता की एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, माता पिता का आपस का रिलेशन, फैमिली के रिलेशंस आपस में, ये सारे इफेक्ट डालते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। वो दूसरे से अलग हो सकते हैं इस मामले में। नंबर 2, स्कूल इन्वायरमेंट, विद्यालय का वातावरण, आपके संगी साथी, आपके क्लासमेट कैसे हैं, वहाँ का करिकुलम कैसा है, क्या सारा दिन पढ़ाई होती है या अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, ठीक है। वहाँ पर ग्रूमिंग कैसी हो रही है बच्चे की, उसका विकास कैसा हो रहा है, क्या हम सिर्फ मानसिक विकास पे जोर दे रहे हैं या ऑलराउंड डेवलपमेंट पे जोर डाल रहे हैं। तो करिकुलम पे डिपेंड करता है ये सब। टीचिंग मेथड, जो टीचर है पढ़ाने वाला, उसकी शिक्षण विधियाँ भी जो है बच्चों की एबिलिटी के अनुसार हैं या नहीं है, क्या हम सारे मेथड इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं या कुछ एवरेज या बिलो एवरेज के हिसाब से भी मैं पढ़ाने का तरीका चेंज करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, कल्चरल एक्टिविटीज़ आ गया, या मेरा बच्चों के प्रति जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो भी इनमें डिफरेंस ला देगा। 1, 2, 3 बच्चों को पकड़ के मैं वेरी गुड ये बताएगा, दूसरा उठेगा, बैठ जा। तो इस टाइप से बहुत सारी आदतें होती हैं हमारी, किसी को हम ज़्यादा बूस्टअप करते हैं, किसी को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो उनमें नेचुरली फिर डिफरेंसेस आएंगे फिर वो चीज़ें, ठीक है। तो ये स्कूल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल हैं। फिर सोशल इन्वायरमेंट है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आपकी इनकम क्या है, समाज में आपकी रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज कैसी है, मान सम्मान आपका, आपके अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, शरारत करने वाले हैं, या कोई इलीगल जो है बिजनेस करने वाले हैं, तो वो सारा आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा, और वही चीज़ें आपके अंदर डिफरेंस का जो है एक कोज बन जाएंगी, रीज़न बन जाएंगी, ठीक है। और ये बाइस्ड इन्वायरमेंट तो आ ही गया, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अब ये आप भेदभाव, पार्शलिटी स्कूल में करो, सोसाइटी में करो या फैमिली में करो, कोई ना कहीं पे भी अगर आप इस तरह की पार्शलिटी कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक उन बच्चों में डिफरेंस दिखेगा, आएगा उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, उनके फिजिकली, मेंटली या इमोशंस पे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एस्पेक्ट पे, पहलू पे आपको अंतर नजर आएगा। तो 2 ही रीजन है यहाँ पे, 2 ही कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है अलग क्यों है। पहला हेरिडिटी, उसका वंश, और दूसरा इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट को आप फैमिली इन्वायरमेंट कहें, स्कूल कहें, सोशल कहें, किसी भी तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट है फिर हमारा, अब ये टॉपिक, ये चैप्टर मैंने रीड कर लिया। इस चैप्टर को रीड करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिला, ये जो नॉलेज मैंने गेन की है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, या एज ए स्टूडेंट, या एज ए सोसाइटी मेंबर, मैं इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कर सकता हूँ, इसका बेनिफिट्स कहाँ जो है मुझे मिलेगा। तो ये है मेरा अब लास्ट टॉपिक। इस लास्ट टॉपिक में देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्व, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मुझे पता लग गया डिफरेंस क्या है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। ये ज़बरदस्ती का नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। जो डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस के बाद मुझे अपने एजुकेशन, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एज ए टीचर इसका बेनिफिट जो है कहाँ मिल सकता है, इसको मैं कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे, वो है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है,
अभी हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के बच्चे हो सकते हैं इंटेलिजेंसी के हिसाब से या अचीवमेंट के हिसाब से, हाई आईक्यू, एवरेज और लो, तेज बुद्धि, सामान्य बुद्धि और निम्न बुद्धि। उसी के हिसाब से उनकी अचीवमेंट आएगी। एक अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है 90 से ऊपर, एक एवरेज लेके आ रहा है, एक बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है या फेल हो गया। तो अब मेरे सामने ए बी सी 3 कैटेगरी हैं। इन 3 कैटेगरी को मैं अलग अलग सेक्शंस में बच्चों को डिवाइड कर सकता हूं, ए, बी और सी, ताकि मैं इनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट या आईक्यू लेवल के हिसाब से अपना मेथड यूज कर सकूं, इनके हिसाब से मैं अपना कंटेंट यूज कर सकूं। अगर सेक्शन ए में बहुत हाईली आईक्यू के और हाईली अचीवमेंट वाले बच्चे हैं तो मेरा मेथड भी उनके अकॉर्डिंग होगा। बी में एवरेज है तो एवरेज के हिसाब से चलना पड़ेगा, और सी में स्लो लर्नर हैं, धीमी गति से काम करने वाले बच्चे हैं, तो मुझे भी उनके पेस पे ही काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला जो इनका जो इम्प्लीकेशन है वो यही है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में। नेक्स्ट है इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में। पिछली वीडियो में हम टीचिंग में यही बात कर रहे थे। एज ए टीचर, एज ए लर्नर, सबसे पहले मुझे अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है क्लासरूम में जाने से पहले, कि मैं क्यों पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ूंगा, क्या लर्निंग जो मैं करने जा रहा हूँ या जो टीच करने जा रहा हूँ उसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। और इन्हीं उद्देश्यों के निर्धारण में मुझे मदद मिलती है इस इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट की। मुझे पता है मेरे सामने वाले बच्चे 40-50 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते, सब एक ही उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते। मुझे उनकी एबिलिटी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उनकी योग्यताओं के हिसाब से अपना उद्देश्य बनाना पड़ेगा। तो मुझे मदद मिली किसमें, उद्देश्य निर्धारण में। थर्ड है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे पाठ्यक्रम का जो निर्माण करना है, मुझे मेरा जो विषय वस्तु का चयन करना है, उसको तैयार करना है, कंटेंट, सामग्री, नोट्स जो भी तैयार करना है, उसमें उन उद्देश्यों के हिसाब से ही मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये स्टेप वाइज आपस में कनेक्ट होते जा रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहले उनको मैंने अलग किया, क्लासीफाई किया, फिर मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और उसके बाद मैंने उनके हिसाब से उनका करिकुलम बना या उनका कंटेंट जो है डिसाइड किया। ठीक है, और उस कंटेंट के हिसाब से ही और उन बच्चों के हिसाब से ही मुझे अपना टीचिंग मेथड भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर बच्चे हाईली आईक्यू के हैं, अच्छी अचीवमेंट है उनकी, इंटेलिजेंसी लेवल हाई है, तो क्या पता मेरा लेक्चर मेथड से काम चल जाए, क्या पता मेरा सिर्फ एक असाइनमेंट देने से या एक छोटी सी गाइडेंस से काम चल जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट देने से काम चल जाए। लेकिन अगर बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज हैं तो मुझे उनके साथ बैठ के एक डेमो देना पड़ेगा, मुझे उनसे करवाना पड़ेगा, बार बार उनको एक्सपेरिमेंट में लेके, रियल सिचुएशन में लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे अपने मेथड डिसाइड करने पड़ते हैं, मुझे हेल्प मिलती है इस इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में। तो 4 पॉइंट, पहले उनको मैंने क्लासीफाई किया, फिर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर मैंने अपना करिकुलम डिसाइड किया, पाठ्यक्रम, और उसी के हिसाब से फिर मैंने अपनी शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड जो है वो डिसाइड कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर हमारा पॉइंट नंबर 5, इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड, शिक्षण साधनों के चयन में अपने कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करने के लिए टीचर और स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं जो है कुछ टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहा हूँ। शिक्षण सामग्री, वो आपकी एक वीडियो हो सकती है, पीपीटी हो सकती है, ठीक है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई प्ले करके दिखा सकता हूँ, कुछ भी। तो ये सब टीचिंग एड कौन सी यूज़ करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, सामने वाले बच्चे के अनुसार, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, कैचिंग पावर, क्या वो मेरे उस टीचिंग एड को समझ पाएगा, इंटरेस्ट ले पाएगा,
तो उसी के हिसाब से मुझे अपने शिक्षण साधनों का चयन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन डिटरमाइनिंग द लोड ऑफ होमवर्क, गृह कार्य की मात्रा। अब सभी बच्चों को एक जैसा होमवर्क हम नहीं दे पाते हैं, या हमें यूँ लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छे से जल्दी काम कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, इसकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ एक्स्ट्रा देते हैं हम। ठीक है, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। एक सभी को हमने सबसे पहले क्या कहा, एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर लीजिए। ठीक है, अब वो कर ली तो आगे के लिए मैंने और उनको जो है अनसोल्ड एक्सरसाइजेज दे दी किसी और बुक्स के रेफरेंस से। फिर अपर जैसे ना मैथ्स में आर.डी. शर्मा यूज़ कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। फलानी बुक यूज़ कर लीजिए, वहाँ पे अनसोल्ड एक्सरसाइज मिलेंगे आपको। तो उनका कोई भी वर्कलोड है, उनके असाइनमेंट का लेवल है, प्रोजेक्ट का लेवल है, समर विंटर वेकेशन में कोई भी होमवर्क दिया जा रहा है या डेली होमवर्क दिया जा रहा है, उसका लोड, उसकी मात्रा भी हमें बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए। ये सब हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है, किसी भी बच्चे को इंडिविजुअल हेल्प आपने देनी है, हाँ एज ए टीचर करना पड़ता है हमें। मेरी क्लास में सारे बच्चे जैसे नहीं हैं, तो मुझे इंडिविजुअली अटेंशन पे करनी पड़ती है। बेटा ये कर लिया, आपको वो नहीं आया लगता है, आपको ये क्लियर हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंडिविजुअल अटेंशन में आ रहे हैं। हम अपना फोकस जो है यहाँ पर वीक स्टूडेंट्स की तरफ भी रखते हैं। ये कब पता चला हमें कि सब बच्चे जैसे नहीं हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस है। लास्ट एंड फाइनल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लिए जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 10th के आसपास जा रहा है, मैट्रिक पास कर रहा है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट वो ले सकता है। 11th में जा कर के, +1 में जा कर के कौन सा, सभी मेडिकल या नॉन मेडिकल नहीं ले सकते। तो उनकी डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के हिसाब से मुझे जो है उनको गाइड करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर हेल्प मिलेगी मुझे। ये बच्चा एप्टीट्यूड रखता है डॉक्टर बनने का, ये रखता है इंजीनियर बनने का, इसका ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में अच्छा है, इसका तो बड़ा कॉमर्स में दिमाग बहुत चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं किसमें, बच्चे को एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस देने में। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो टॉपिक है कि उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये हमने 1 बाय 1 देखी। वो आपकी क्या क्या थी, नंबर 1 क्या थी, बच्चों को डिवाइड करने में, क्लासीफाई करने में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा करिकुलम क्या होगा, मेरे मेथड्स क्या होंगे। ठीक है, होमवर्क कैसे दे सकता हूँ, या उनकी गाइडेंस किस तरीके से मैं इंडिविजुअली उनको अलग अलग दे सकता हूँ। ये सब मुझे हेल्प मिली कब, जब मुझे इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर था। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेस का काम करेगा आगे के और जो टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके लिए जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, जो आपको सीटेट और बाकी एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी ऐप के साथ। हमारी स्टडी प्लैनेट ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।